नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान के छठे प्रश्न पत्र और स्नातक द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के पाठ्यक्रम में से राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाओं का निराकरण विषय की चर्चा पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं शीर्षक के अंतर्गत चर्चा की थी। राष्ट्रीय एकीकरण किसी राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है निष्ठा और राष्ट्रीय एकता की समस्या का इससे घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्र का अर्थ है एक ऐतिहासिक विचार, एक सांस्कृतिक चेतना, एक सीमाबद्ध इकाई, एक अपनत्व की भावना। भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए राष्ट्रीय अखंडता अथवा राष्ट्रीय एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता सप्ताह या कौमी एकता सप्ताह का आयोजन हर वर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक किया जाता है। इसके अलावा 19 नवंबर, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस भी है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं और संप्रदायों के लोग निवास एक साथ करते हैं। इसलिए इन विविधताओं के कारण कुछ मुद्दों पर लोगों के बीच मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। राष्ट्रीय एकीकरण एक धागे के रूप में काम करती है जो सभी मतभेदों के बावजूद लोगों में ऐक्य की भावना बनाए रखता है। यह इस देश की सुंदरता है कि किसी भी धर्म से संबंधित त्यौहार को सभी समुदायों के साथ मनाया जाता है। लोग धार्मिक अवसरों पर मिलने, अभिवादन करने और बधाई देने के लिए एक दूसरे की जगहों पर मुलाकात करने जाते हैं। यही कारण है कि विविधता में एकता के साथ भारत एक देश के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर VKRV राव लिखते हैं, भारत में हमारे सामने राष्ट्रीय और भावात्मक एकीकरण की समस्या है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार कर चुके हैं, परंतु इसका निदान क्या हो यह स्पष्ट नहीं है। भारत में राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकीकरण की प्राप्ति के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसे कौन करे और कैसे, यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बहुत चर्चा हो चुकी है, किंतु अब तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका है और ना ही ऐसा कोई विस्तृत एवं रचनात्मक नीति ही बन पाई है जो क्रियान्वित की जा सके। निश्चित ही हमारी स्थिति किम कर्तव्य विमूढ़ सी है कि क्या करें और क्या ना करें, किंतु फिर भी इस दिशा में निम्न प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि भारत की राष्ट्रीयता के मार्ग के जो बाधाएं हैं, जो संकट हैं, उनको टाला जा सके। इसे हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है कि भारतीय समाज के सभी वर्गों में राज व्यवस्था का प्रवेश हो। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारतीय राज व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता हो। प्रोफेसर रजनी कोठारी के अनुसार भारत जैसे विशाल देश में जहां इतने विविध प्रकार के लोग रहते हैं, एकता की स्थापना इसी से हो सकती है कि सब तत्वों को राजनीतिक सत्ता व अधिकार में भाग दिया जाए और सबको साथ लेकर चला जाए। इसलिए
जरूरी है कि समाज के सभी वर्गों में राजनीतिक संस्था का प्रवेश हो। राजनीति की रचनात्मक भूमिका से ही एकीकरण की प्रवृत्तियों को बल मिल सकता है। नेक्स्ट है सहकारी संघवाद का निर्माण। हमें संघर्षात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक प्रादेशिकता की भावना समाप्त कर सहकारी एवं सहयोगी संघवाद के भव्य भवन का निर्माण करना चाहिए। सहयोगी संघवाद में पारस्परिक विवादों और मतभेदों का निवारण शांतिपूर्ण वातावरण में कर लिया जाता है। राज्यों के बीच नदी पानी, सीमा, वित्तीय साधनों और राष्ट्रीय संपदा के वितरण को लेकर उग्र आंदोलनात्मक रूप नहीं अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा जगत में क्रांति। राष्ट्रीय एकता के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक तत्व है वह है समुचित शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक को प्रारंभ से ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में वह रम जाए। पाठ्यक्रम का निर्धारण खूब सोच समझकर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे अलगाव की प्रवृत्तियां कम हो और एकता का मार्ग प्रशस्त हो। नेक्स्ट है आर्थिक विषमता का उन्मूलन। भारत एक देश ऐसा है जहां निर्धनता मुंह बाएं खड़ी रहती है। जब तक हम आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं कर लेते, जहां समाप्त करने के ठोस प्रयास प्रारंभ नहीं कर लेते, तब तक देश के लोगों में एकता की भावना का संचार कर पाना संभव नहीं होगा। गरीब लोग अपनी गरीबी का कारण संपन्न लोगों को समझते हैं और संपन्न लोग अपने मुनाफे में थोड़ी बहुत कमी का कारण निर्धन वर्ग को समझते हैं। इस प्रकार दोनों में वर्ग संघर्ष की भावना बनी रहती है। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई खाई को पाटकर यथाशीघ्र आर्थिक विषमता और असंतोष को दूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध। आज देश में कई संगठन ऐसे हैं जो जनता में विघटनकारी प्रवृत्तियों को पैदा करते हैं। वे हिंसात्मक आंदोलनों का सहारा ही नहीं लेते, अपितु देश में जगह जगह पर अराजकता फैलाते हैं। ऐसे अराजकतावादी हिंसात्मक तत्वों पर यथाशीघ्र नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सांप्रदायिकता, जातीयता और धर्मांधता का राजनीति में प्रयोग सर्वथा वर्जित होना चाहिए और इसके लिए कड़े कानून बनाकर राजनीतिक अभिजन वर्ग को ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए जिससे कि देश में एकीकारी ताकतों को प्रोत्साहन मिले और विघटनकारी तत्वों का हतोत्सान हो। नेक्स्ट है सशक्त लोकमत का निर्माण। चाहे आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, समाचार पत्र हो, चलचित्र हो, प्रदर्शनियां या पत्रिकाओं के माध्यम से देश में विध्वंसकारी ताकतों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता का खूब प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। यदि आम जनता के मन में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना पैदा हो गई और देश में इस भावना से इस प्रकार की देशभक्ति की सरिता बहने लगेगी कि वह संकुचित और संकीर्ण मनोवृत्तियों का परित्याग करके अपने आप को राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों के साथ जोड़ लेगी। नेक्स्ट है धर्म और भाषा के मामलों में सहिष्णुता। प्रोफेसर एम.एन. निवास लिखते हैं, पूरे देश और सभी क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक विकास, भाषा और धर्म के मामलों में सच्चे अर्थों में सहिष्णुता तथा जाति प्रथा को समाप्त करने की सुदृढ़ चेष्टा यदि हो रही हो
तो भारत सशक्त और संगठित देश के रूप में उठ खड़ा होगा। अधिकांश झगड़े और तनाव भाषा और धर्म को लेकर ही होते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या निपटने में सांप्रदायिक हिंसा को रोकना राज्य का एक नकारात्मक कार्य है। भारत में एक ऐसे पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्र का एक ऐसा भावनात्मक एकीकरण हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना से उससे जुड़कर देशभक्त होने का जज्बा अपने में विकसित कर सके। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत जैसे विविधता में एकता वाले देश के लिए सबसे जरूरी है कि आपस में अधिकाधिक मात्रा में सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे कि धार्मिक वैमनस्य को हतोत्सान हो सके। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की भूमिका। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सांप्रदायिक राजनीतिक दल हैं जो सांप्रदायिक तत्वों को उकसाकर वैमनस्यकारी ताकतों को बढ़ावा देकर विध्वंसकारी ताकतों के साथ गठजोड़ करके राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और लोगों में उत्तेजना फैलाकर राष्ट्रीय एकता के मार्ग में अवरोधक खड़े करते हैं। देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि ऐसे राजनीतिक दलों पर अंकुश लगे और ऐसे राजनीतिक दलों की स्थापना हो या ऐसे राजनीतिक दलों को प्रोत्साहन मिले जो विविधता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मनी, सद्भावना जैसे गुणों को विकसित करने में सहयोग करें। यह हमने देखे कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाओं का निराकरण करने के कौन कौन से बिंदु सहायक हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कौन कौन से ऐसे प्रयत्न हैं जो विभिन्न सरकारों के द्वारा किए गए और उन प्रयासों के माध्यम से काफ़ी हद तक हमने देश में कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन को विकसित करने में हमें काफ़ी सहायता उपलब्ध हुई है। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी लिखते हैं कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक धकियानुसी विचारधारा नहीं है, हमें इसे लोकतंत्र की व्यापक भावभूमि पर सामाजिक और आर्थिक न्याय का रूप देना होगा और यही वह स्थायी नींव है जिस पर राष्ट्रीय एकता का भव्य भवन खड़ा किया जा सकता है। इस प्रकार हम डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की कोटेशन में से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना चाहेंगे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म, जाति, वंश, लिंग, रंग, रूप, आकार के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव उससे ना किया जाए। आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य का अधिकार मिले। अगर देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, आम जन को सामाजिक न्याय मिले, उसे आर्थिक न्याय मिले, तभी ही राजनीतिक न्याय का हमारा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में किए गए प्रयत्नों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहला बिंदु है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संगोष्ठी 1958। यूजीसी के द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर एक संगोष्ठी अगस्त 1958 में आयोजित की गई
जिसमें 3 विषयों पर विचार किया गया। प्रथम, राष्ट्रीय एकता के लिए आर्थिक और सामाजिक उत्पादन। दूसरा, राष्ट्रीय एकता में शिक्षण संस्थाओं का सहयोग। तीसरा, राष्ट्रीय एकता के संपादन में साहित्य और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग। नेक्स्ट है सरकार द्वारा निर्मित कानून 1961। 1961 में भारतीय संसद ने 2 कानून पारित किए। इन कानूनों द्वारा ऐसे किसी भी प्रचार को कानून द्वारा दंडनीय बना दिया गया जिनसे धर्म, भाषा, जाति के बीच शत्रुता या घृणा फैलती हो। चुनावों में धर्म, संप्रदाय, भाषा या जातीय भावनाओं को उभारना कानून द्वारा दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इसी प्रकार संविधान के 16वें संशोधन द्वारा देश के अलगाववादी तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार को पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सम्मेलन। अगस्त 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया गया कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में अल्पसंख्यकों को समुचित संरक्षण प्रदान करें। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय का प्रतिवेदन 1969-70। इसमें कहा गया कि विभिन्न सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में आपराधिक और निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण है। अब केंद्रीय और राज्य सरकारों ने ऐसी सामग्री प्रकाशित करने की रोकथाम के लिए अधिकार प्राप्त कर लिए हैं जिनसे सांप्रदायिक वैमनस्य और घृणा बढ़ती हो। नेक्स्ट है इंसानी बिरादरी। एक गैर सरकारी संगठन इंसानी बिरादरी का निर्माण 1970 के दशक में किया गया। इस संगठन के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण को बनाया गया, जिसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन का बुनियादी आधार सहिष्णुता, भाईचारा, आपसी मेलजोल की भावना विकसित करना था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सांप्रदायिकता विरोधी समिति। श्रीमती सुभद्रा जोशी के नेतृत्व में अखिल भारतीय सांप्रदायिकता विरोधी समिति का गठन दिसंबर 1970 में किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता संबंधी कार्यदल की सिफारिशें। इस राष्ट्रीय एकता संबंधी कार्यदल को निम्न विषय सौंपे गए: सांप्रदायिक और अन्य प्रकार की हिंसा की समाप्ति, अल्पसंख्यकों तथा उनके रोजगार की समस्याएं, हरिजनों तथा आदिवासियों के विरुद्ध भेदभाव और उनके साथ अमानवीय व्यवहार की समस्या, क्षेत्रीय सद्भावना पैदा करना। नेक्स्ट है हम एक हैं प्रदर्शनी का आयोजन 1979। 2 अक्टूबर 1979 को गांधी जयंती के अवसर पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में हम एक हैं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी में इस बात को विशेष रूप से दिखाया गया कि सांप्रदायिक दंगों से अच्छे नागरिकों, निर्दोष स्त्री पुरुषों और बेसहारा बच्चों को कितने कितने और कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद NIC 1961। अनेकता में एकता, विविधता में एकता सिद्धांत का अनुसरण करते हुए 1961 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद NIC के गठन का निर्णय लिया गया। परिषद को निर्देशित किया गया कि वह राष्ट्रीय एकता से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करे और इनसे निपटने के आवश्यक सुझाव दे। राष्ट्रीय एकता परिषद की 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर दंगों के परिप्रेक्ष्य में आयोजित इस बैठक में सांप्रदायिकता से निपटने के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान NFCH, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है जो सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इस राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य है सांप्रदायिक, जातीय, निर्जातीय, आतंकवादी और हिंसा के अन्य रूप जो सामाजिक सद्भाव में दरार डाल सकते हैं से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास में सहायता करने के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। NFCH प्रत्येक वर्ष 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह का सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाता है। उल्लेखनीय है 19 नवंबर को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है। कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार नामक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1990 में सांप्रदायिक दंगों, जातिगत या वंशीय संघर्षों के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के जान माल की रक्षा करने में प्रदर्शित शारीरिक, नैतिक साहस एवं मानवीयता को मान्यता प्रदान करने हेतु सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 1997। यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए जिसने सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक उल्लेखनीय योगदान किया हो, तथा दूसरा पुरस्कार उस संगठन के लिए जिसने इसी क्षेत्र में 5 वर्षों तक उल्लेखनीय कार्य किया हो, की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1997 में की गई थी। पुरस्कार का निर्णय यूरी द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें व्यक्ति विशेष के लिए एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और संगठन के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। निश्चय ही इन सभी उपायों के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में काफ़ी दूरी तय की है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत टूट नहीं सकता। भारत के लोगों में विघटनकारी प्रवृत्तियां सामान्य काल में पैदा अवश्य होती हैं, लेकिन जब भी कभी राष्ट्र पर संकट आता है तो पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाता है। जैसा कि हमने भारत पर हुए आक्रमणों के समय पर देखा, 1962 का चीनी आक्रमण, 1965 का, 1971 का और 1999 का पाकिस्तानी आक्रमण के समय किस तरह से सारा देश एक हो गया था। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए किए गए कार्य प्राय दिखावटी अधिक रहे हैं और ठोस कम। वरिष्ठ पत्रकार और विचारवेता निखिल चक्रवर्ती लिखते हैं, यदि हम देश की एकता के प्रति जागरूक नहीं हुए तो राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा पारित सभी प्रस्तावों के बावजूद देश की एकता को आघात पहुंच सकता है। राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को 200 चयनित अभिजनों की बैठकों में पारित प्रस्तावों से कतई प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो लाखों संकल्पबद्ध लोगों का आंदोलन खड़ा करना होगा, वैसा ही आंदोलन जैसा कि देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया था। इस प्रकार हम निखिल चक्रवर्ती के शब्दों से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण कोई ऐसा कार्य नहीं है जिनको बैठकों में बैठकर प्रस्ताव पारित करने से संपन्न हो जाए। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें आम जनमानस को जोड़ा जाए और आम जनमानस में इस प्रकार की विचार तरंगे उत्पन्न हो कि वह अपना नहीं दूसरों का सोचने के लिए विवश हो जाए और उसमें राष्ट्र के प्रति सर्वस्व त्याग की भावना पल्वित
पुष्पित और फलवान हो जाए। धन्यवाद।